चैप्टर नंबर 12 अध्याय 12 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसके सवाल जवाब लेंगे, हर तरीके के क्वेश्चन लेंगे, इसमें एमसीक्यूज लेंगे, साथ में फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स। अब यहाँ आपको देखना है कि ये कुछ चित्र हैं, इन पे हम वापस लौटेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। तो पहला सवाल है, हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जॉइन द कॉन्फ्रेंस ऑफ बैंडुंग इन इंडोनेशिया। तो हुआ ये था कि जवाहरलाल नेहरू साहब और बाकी लोग, क्योंकि हम लोग गुट निरपेक्षता, जिसे हम नॉन अलाइनमेंट कहते हैं, उसकी नीति पे चलते थे। और बहुत सारे ऐसे देश थे जो कॉलोनियलिज्म से, कॉलोनियल रूल से बाहर आए थे, यानी उनको फ्रीडम मिली थी और वो चाहते थे कि किस तरीके से जो वेस्टर्न डोमिनेशन है, पाश्चात्य डोमिनेशन या दमन है कह सकते हैं, उससे निकलना चाहते थे। तो तकरीबन 29 कंट्रीज मिलते हैं। एक फेमस 1955 की बात है ये, बैंडुंग इंडोनेशिया में एक कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पर 29 कंट्रीज मिलती है। धारावी, अब ये धारावी जो है ये सबसे बड़ा स्लम है पूरे विश्व का। कहां पर है जरा बताइए, इस चित्र में आपको क्या दिखता है? ये जो है धारावी का चित्र है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। उसी के बगल में एंटीलिया है, एशिया के सबसे अमीर आदमी अंबानी, और उसी करीब अगर आप देखेंगे तो ये है धारावी। तो आप समझ गए होंगे कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, मुंबई की बात कर रहा हूं। पहले बॉम्बे हुआ करता था, अब मुंबई है। द लीडर हु वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक फॉर द आंध्र प्रदेश टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ तेलुगु स्पीकर्स इज। तो इनकी पहले मैं कहानी बताऊंगा आपको। नाम है इनका पोट्टी श्रीरामुलु। इनका चेहरा भी देखिएगा। ये जो साहब आपको दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं, ये गांधीवादी नेता थे, पोट्टी श्रीरामुलु। हुआ ये था कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि 1920 के दशक में बहुत तेजी से स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था, और इन्होंने ये वादा किया था कि जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे है, चाहे मलयाली हो, केरल हो, उड़िया हो, इन सब को हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषाई तौर पे हम अपने अपने प्रदान करेंगे क्षेत्र, यानी अपने अपने स्टेट दे देंगे। लेकिन जैसे ही हमें स्वतंत्रता मिलती है 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि जब प्रधानमंत्री बनते हैं यहाँ पर हमारे नेहरू साहब, और यहाँ है उप प्रधानमंत्री पटेल साहब, ये दोनों के दोनों, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था तो हिंदुस्तान, इंडिया और पाकिस्तान ऐसे करके दो देश बन गए थे, और इसके बीच में हजारों लोग मरे थे, रायट्स हुए थे, और कई लोग इसमें हलाक हो गए थे। ये चीज़ इन लोगों को समझ में आ रही थी कि भाई हमने एक भाषा के तौर पे डिफरेंस देख लिया है, डिवीजन देख लिया है, और इतने लोगों की मृत्यु हुई, तो अब हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे, या ये कहें भाषाई तौर पे, एक और जो डिवीजन है, पार्टीशन, वो हम नहीं महसूस कर सकते या नहीं करना चाहते। दोनों ही उसका अगेंस्ट है। लेकिन जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, आपको याद होगा कि अलग अलग प्रेसिडेंसी थी, तो मद्रास प्रेसिडेंसी का जो तेलुगु स्पीकिंग इलाका था, वहाँ पर विरोध शुरू हुआ, संघर्ष शुरू हुआ, और उसके जो गांधीवादी नेता बन के उभरे वो थे पोट्टी श्रीरामुलु, और ये साहब ने हंगर स्ट्राइक की, और इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए। 58 दिन के बाद होता ये है कि इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये अनशन पे बैठे थे, और 58 दिन के बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर उसके बाद जो आंदोलन, संघर्ष ये ज़बरदस्त तरीके से शुरू होता है, और फिर फाइनली सरकार को, यानी कि सरकार तो उस ज़माने में आप ये दो लोग देख रहे हैं, इनको आंध्र प्रदेश बन के नया राष्ट्र इनको देना पड़ता है, और फिर उसके बाद एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है, और बाकी जो आप अलग अलग स्टेट्स देखते हैं वो उन्हीं के थ्रू आए। द भिलाई स्टील प्लांट वॉज सेट अप इन द ईयर। अब भिलाई स्टील प्लांट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, और ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इसमें इन्हें देखिए, ये नेहरू साहब है और बाकी लोग भी हैं इनके साथ। तो इसकी मैं अगर कहानी बताऊं आपको,
तो होता यह है, पहले इसका उत्तर देख लीजिए, यह है 1959 की बात है। भिलाई स्टील प्लांट ये छत्तीसगढ़ में है। पहले ये आपके मध्य प्रदेश में हुआ करता था, फिर अब छत्तीसगढ़ क्योंकि बन गया है तो वहाँ पर है। रायपुर एक जगह है, यानी कि जो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है उसके 1 घंटे के करीब ही है, ये बहुत पास में है। तो आपको 2 स्टेशन मिलते हैं, एक भिलाई स्टील प्लांट का मिलेगा, एक भिलाई सिटी का मिलेगा। तो ये जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के बड़े पिछड़े इलाके थे, वहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट लगाया गया और ये उस ज़माने के USSR के हेल्प से, सहयोग से भिलाई स्टील प्लांट लगाया गया। तो स्टील है यानी कि बनता तो आयरन से ही है। तो जो सेकंड हमारी वो थी 1956 की बात मैं कर रहा हूँ, जो हमारी दूसरी 5 ईयर प्लान था, यानी जिसको हम कहते हैं पंचवर्षीय योजना, उसमें ये डिसाइड किया गया कि जो स्टील है और साथ में डैम्स, इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। उसी के तहत भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना हुई। हाउ मेनी इंडियंस फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो ये एक जो नंबर है, इसको आपको अगर मैं बताऊं तो थोड़ा इसको आप 300 मान के चलिए। हुआ ये था कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो उस समय हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। हिंदुस्तान आज़ाद क्या कहें, हिंदुस्तान को स्वतंत्रता नहीं मिली थी। तो 1947 में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है और उसके बाद होता यह है 1947 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 1946 में बनाई जाती है और 1949 में यहाँ पर ये असेंबली का काम पूरा हो जाता है। तो ये तकरीबन 3 साल का, ये 2 साल 11 दिन और 2 साल 11 महीने और 8 दिन, ये 2 साल है, ये 11 महीने हैं और 8 दिन, इसमें ये लोग सब मिलते हैं। तो 1946 में जो बनाई गई थी तो 380 करीब थे, लेकिन हुआ ये कि 1947 में पार्टीशन हो जाता है। तो कई सारे लोग जो हैं वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अलग अलग स्टेट्स के, अब उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से उधर चले जाते हैं। तो तकरीबन 300 बचते हैं, 290 के ऊपर थे अगर एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो 300 लोग थे जो संविधान सभा था, यह संविधान सभा थी जिसने पूरा संविधान की रूपरेखा तैयार की, उसके हर एक पक्ष पे बात की और फिर फाइनली हमारा संविधान लिखा गया। तो 300 लोग थे करीब। न्यू स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केम इनटू बीइंग, जैसे हमने अभी पोटी श्री रामुलु साहब के बारे में बात की और इनके ही अनशन के बाद जो फिर नुकसान हुआ उसके बाद सरकार को मानना पड़ा और आंध्र प्रदेश बनाया गया। तो ये डेट थी 1 अक्टूबर 1953। क्या डेट है? 1 अक्टूबर 1953। मुक्ति वाहिनी वॉज फॉर्म्ड बाय द बंगाली पॉपुलेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ, तो इनका नाम है मुजीबुर रहमान। मुक्ति वाहिनी बंगाल में किनके नेता, कौन नेता थे इनके, लीडरशिप किसके अंडर में हुआ था? ये था शेख मुजीबुर रहमान। विच इज नॉट द फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन को आपको दिखाऊं, यहां पर देखिए, एक तो ये लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लोकतांत्रिक सरकार, सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभु, किसी बाहर के किसी भी देश का इंटरवेंशन नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है, स्टेट हमारा आप देखेंगे स्टेट रिप्रेजेंटेशन होता है राज्यसभा में और पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन होता है MP के तौर पे आपका पार्लियामेंट में, जिसको हम लोअर सदन कहते हैं, लोकसभा। फंडामेंटल राइट, ड्यूटी और प्रिंसिपल, यानी कि जो अधिकार हैं, क्या लोगों के अधिकार हैं, क्या उनसे मांगा जाता है, क्या उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, साथ में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भी हैं। कहीं ये स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कहीं पे लचीला भी है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है। एक सिटीजनशिप है, मतलब डुअल सिटीजनशिप वाली बात नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन है, अगर सरकार को लगता है कि कोई नुकसान पहुंचा सकता है देश को या फिर सरकार को, तो किसी न किसी तरीके से उनको 2 साल के लिए रखा जा सकता है। बहुत सारे अलग अलग इसमें एक्ट है। सेक्युलर स्टेट है, देश में कोई भी धर्म, मतलब जो स्टेट होगा यानी जो देश की सरकार होगी और स्टेट की सरकार होगी, वो किसी धर्म विशेष के बारे में बात नहीं करेगी, सभी को बराबर देखेगी। जुडिशरी, न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है, किसी के अंडर में नहीं है। और एडल्ट सफरेज, यानी कि सबको, जो भी एडल्ट हो गया 18 साल के ऊपर, पहले ये 21 साल हुआ था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, फिर ये 18 साल हुआ। 18 साल के ऊपर कोई भी यानी कि जो वयस्क है वो वोट दे सकता है। अब आते हैं सवाल पे, विच इज़ नॉट द फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा फीचर नहीं है? अब तो आप आराम से बता सकते हैं। प्रेफरेंस टू हिंदू रिलीजन,
हिंदुस्तान में 80% से ज़्यादा हिंदूज हैं, यानी मेजॉरिटी हिंदू है। तकरीबन 13 से 14% मुस्लिम हैं। और होता यह है क्योंकि किसी भी देश में देखिए, चाहे आप श्रीलंका में देखिए, चाहे आप पाकिस्तान में देखिए लीजिए, तो हमेशा जो माइनॉरिटी होती है उनके साथ अत्याचार होता है। श्रीलंका में किनके साथ हुआ? तमिल्स के साथ। पाकिस्तान में किसके साथ हो रहा है? हिंदुओं के साथ। ऐसी खबरें आती हैं। हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक ज़रूर राजनीतिक पार्टी कुछ ऐसी हैं जो हिंदुत्व की बात करती हैं या हिंदू को आगे बढ़ाने की बात करती हैं, मुसलमानों से नफरत की बात करती हैं। लेकिन अगर इन ऑल देखा जाए तो ऐसा हाल नहीं है। देखिए, जहाँ दो बर्तन रहेंगे वहाँ खनकेंगे, लेकिन कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाती हिंदू रिलीजन को। आप हर तरीके का रिलीजन, कास्ट, क्रीड का आदमी आप हर सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में, कॉलेजेस में देखेंगे। अप टू विच डेट वर मेनी ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रिटेन्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स? तो ये उत्तर है इसका अप टू 31 अक्टूबर 1956। तो जो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, कब तक वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तक, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मतलब होता है प्रशासनिक, अगर आप कहें कि व्यवस्था के साथ कोई एक क्षेत्र, तो किस डेट तक, किस दिनांक तक बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट है, मतलब प्रिंसली स्टेट जिनको या तो नवाब रूल करते थे या राजा रूल करते थे, महाराजा थे, स्टेट रिटेन्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, किस डेट तक इनको रखा गया नियंत्रण में, या ये कहें कि प्रशासनिक क्षेत्र के तौर पे? तो इसका उत्तर है 31 अक्टूबर 1956 तक। द यूनाइटेड नेशंस वॉज फॉर्म इन, उत्तर है इसका 1945। अब आप देखें 1945 में, टाइमलाइन देखिएगा, 1945 में हमको यूनाइटेड नेशन मिलता है। अब यूनाइटेड नेशन जब मिलता है, हुआ यह था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हुआ था। अब होता यह है कि 1939 से 1945 तक ये वॉर चलता है। उसके बाद जितना ज़्यादा ब्लड शेड हो जाता है, इतनी लड़ाई हो जाती है, इतने सारे लोग मर जाते हैं कि फाइनली ये होता है कि भाई अब हमको एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जो पूरे देश के लिए एक मानक बन जाए। लेकिन होता यह है कि 1950 और 1960 के दशक में दो बड़े बड़े देश, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका और यूएसएसआर, ये क्या करते हैं, अपनी अलायंस बना लेते हैं। बहुत सारी कंट्रीज मिलके मिलिट्री अलायंस बना लेते हैं। तो एक कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है, और एक कोल्ड वॉर बहुत दिनों तक चलता है, आज भी थोड़ा बहुत तो है। तो ये यूनाइटेड नेशन जो है वो 1945 में बनाया गया, और फिर धीरे धीरे क्योंकि इन्फेंसी में था, यहाँ पर एकदम शैशव काल में था, धीरे धीरे ये स्ट्रांग हुआ। इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स 60th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं 2021 की बारे में बात कर रहा हूं। 2021 15 अगस्त 2021 में हमारे स्वतंत्रता को 75 साल पूरे हो जाएंगे। 75 ईयर्स, कितने साल हो जाएंगे? 75 ईयर्स, ठीक है जी। अब यहां पर पूछा गया है, यहां से तो अब क्लियर हो गया, 1947 में हम आज़ाद हुए और 2021, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको 75वां साल मिल जाएगा। 60वां कब हुआ, इससे 15 माइनस कर लीजिए, 2021 में से 15 माइनस कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? ऑन अगस्त 15 अगस्त तो है ही, 2007। पाकिस्तान वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स बिकॉज ऑफ। अब आप यहां देखिएगा, वो ये था कि ये पूरा देश इस तरीके से था हमारा, और यहां पर ये पाकिस्तान एरिया था, मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था। यहाँ भी जो बंगाल का एक एरिया बड़ा मुस्लिम मेजॉरिटी था। तो होता यह है कि जो पार्टीशन होता है तो पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता है। यहाँ जो बंगाल या वे कहें बंगाल का पार्ट जो मुस्लिम डोमिनेटेड था, उसको वो बनता है ईस्ट बंगाल। क्या बनता है? ईस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल, ये ईस्ट बंगाल। उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान उर्दू ये सब पे इम्पोज कर देता है, उर्दू भाषा। तो यहाँ पर सब उर्दू वाले तो ठीक है, यहाँ तो खैर उस टाइप के मुस्लिम्स हैं। यहाँ पर तो बंगाली मुस्लिम है। अब जो बंगाली बोलता है वो उर्दू क्यों लेगा? तो फिर उसके बाद एक आगे चल के एक और लड़ाई होती है, और 1971 के बाद ये जो ईस्ट पाकिस्तान है ये आज़ाद हो जाता है और ये बन जाता है बांग्लादेश। अब आते हैं सवाल पे। पाकिस्तान वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स बिकॉज ऑफ, क्यों आया जी? उर्दू जब बंगाली लोगों पे आप जाहिर करोगे,
अब देखिए, जो तमिल मुस्लिम्स हैं, आपको क्या लगता है कि वो सऊदी अरब के मुस्लिम्स जैसे लगेंगे आपको? ये दोनों एकदम अलग इनके ट्रेडिशन है, कल्चर है। मुस्लिम धर्म ये मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं या रोज़ा रखते हैं, लेकिन इनकी भाषा अलग है, इनके आचार व्यवहार अलग है, सब चीज़ें अलग है। तो आप उर्दू बंगाली लोगों पे कैसे थोप सकते हैं? और उसी कारण से फिर ईस्ट पाकिस्तान जो है वो फाइनली बांग्लादेश बन जाता है। मैच द फॉलोइंग करेंगे। हिंदू पाकिस्तान, अब जैसे पाकिस्तान तो बन गया था, पाकिस्तान किसने ले लिया था? जिन्ना और बाकी लोगों ने, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक, क्योंकि अब उनको ये लगता था कि जो मुस्लिम्स हैं वो हमेशा कहे माइनॉरिटी में रहेंगे, इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, ये अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तब क्या होगा? तो इस कारण से हिंदू पाकिस्तान ये पाकिस्तान बन जाता है। अब होता ये है कि जो यहाँ के लोग थे, कई लोग इसमें से ये आवाज़ उठा रहे थे कि अब जब पाकिस्तान बन चुका है तो हमारे देश को अब हिंदू पाकिस्तान बनाओ, या इसको हिंदुत्व करो, या फिर हिंदू राष्ट्र बनाओ। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारे उस ज़माने के प्रधानमंत्री थे नेहरू साहब, उन्होंने कहा नहीं, ये देश सभी का है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, जो भी हो, सिख, जितने भी लोग हो, सबका है, राइट। तो अगर ये बात आती है तो हम किसके साथ रिलेट करेंगे? अ पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड डोमिनेटेड बाय हिंदूज कॉल्ड बाय नेहरू। नेहरू साहब ने कहा था कि हम हिंदू पाकिस्तानी बने देंगे, और इतने दूरदर्शी आदमी थे, इसी कारण से आज हम इस डेवलपमेंट के पाथ पे पहुंचे हैं कि हमने धर्म और कास्ट और रिलीजन को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, देश के लोगों पर ज़्यादा ध्यान दिया। गांधीयन, वो लोग जो गांधी जी को फॉलो करते हैं, उनके आइडियाज़ और एक्शन को, गांधी जी का मेन था नॉन वायलेंस। वो ये कहते थे कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, हड़ताल करेंगे, सब चीज़ें करेंगे, लेकिन हम नॉन वायलेंट तरीके से करेंगे, यानी कि किसी को मारेंगे, काटेंगे नहीं, हथियार नहीं उठाएंगे। कोई एक गाल पे थप्पड़ मारेगा तो दूसरा हम आगे कर देंगे। फ्रेंचाइजी क्या होती है? ये फ्रेंचाइज, अब ये जो है, ये जो फ्रेंचाइज आया है, ये आया है एडल्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से, एडल्ट सफरेज से। तो इसको हम कहेंगे राइट टू वोट, मत देने का अधिकार। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? हिंदुस्तान जब आज़ाद होता है तो योजना आयोग का गठन होता है, जो आज हम जिसको नीति आयोग कहते हैं। तो योजना आयोग का काम ये था कि कौन कौन सी इंडस्ट्री किसके पास जाएगी, प्राइवेट सेक्टर के पास, गवर्नमेंट सेक्टर के पास, और क्या नीतियाँ होंगी और कैसे उसको लागू किया जाएगा, ये काम योजना आयोग का था, जो अभी नीति आयोग है। तो ये तय किया गया कि हिंदुस्तान जो है मिक्स्ड इकोनॉमी पे काम करेगा, यानी कि जो निजी क्षेत्र है और जो गवर्नमेंट के क्षेत्र है, दोनों ही काम करेंगे, ताकि इंडस्ट्रीज लगाई जा सकें और हर एक क्षेत्र में डेवलपमेंट हो सके। कोल्ड वॉर की बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि यूएसएसआर और यूएसए, ये दो बड़ी शक्तियां बन के उभरी, और इनके साथ कई लोग लग लिए या इनके साथ मिल लिए कि भाई अगर कुछ, और कोल्ड वॉर चल रहा था आपस में, मतलब बस लड़ाई नहीं हो रही थी, बाकी सब कुछ हो रहा था, यहाँ से वहाँ स्पाई भेजे जा रहे थे, कुछ ना कुछ चल रहा था। तो ये 1950 और 60 के दशक की मैं बात बता रहा हूँ, जब ये कोल्ड वॉर बहुत ज़बरदस्त लेवल पे था। नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि ना तो कोई ऐसे देश जैसे इंडिया था, ना वो यूएसए के साथ जाना चाहता था, ना वो यूएसएसआर के साथ जाना चाहता था, यानी कि कोई एक देश के साथ मिल के वो एक गुट नहीं बनाना चाहता था। तो गुट निरपेक्षता की नीति को कहते हैं नॉन अलाइनमेंट। तो ये एक्चुअल मैचिंग है, आप चेक कर लें। ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे, सही या गलत। एट इंडिपेंडेंस द मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस लिव्ड इन सिटीज, ये तो गलत हो गया। मेजॉरिटी, हिंदुस्तान जब आज़ाद होता है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो विलेजेस में रहते हैं। आज भी देखेंगे तो बहुत सारे लोग विलेजेस में, गांव में ही रहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड अप ऑफ मेंबर्स ऑफ मुस्लिम लीग, बिल्कुल गलत है ये। देखिए, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है पूरा देश, यहाँ पर देखिए पूरे देश से मेंबर आए थे, हर राजनीतिक पार्टी के इसमें रिप्रेजेंटेटिव थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये जो बैठी है ना, यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, यही संविधान सभा है। तो सभी लोग थे इसमें, मुस्लिम लीग केवल नहीं थी। इन द फर्स्ट नेशनल इलेक्शन ओनली मैन ऑफ एज 30 वॉज अलाउड टू वोट, बिल्कुल गलत है। जैसे ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि एडल्ट सफरेज है, तो उस जमाने बस ये था कि 21 साल से ऊपर जो भी एडल्ट है, मतलब जो भी वयस्क हो गया है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कहीं से भी आता हो, हिंदुस्तान का नागरिक है, तो वो वोट दे सकता है, बस।
द सेकेंड 5-year प्लान फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये गलत हो गया, क्योंकि जो 1956 में जो सेकेंड प्लान बना था उसमें मेन ये था कि एक तो डैम्स पे और दूसरा स्टील इंडस्ट्रीज पे मेन काम किया जाएगा। जो इकोनॉमी होती है किसी भी देश की इकोनॉमी, वो कितने वहाँ पर स्टील प्लांट्स है उस पर डिसाइडेड होती है, उस पर बहुत ज़्यादा उसका दारोमदार होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो नेहरू साहब थे और बाकी लोग जो थे, पहले तो उन्होंने डैम बनाने की बहुत ज़्यादा एक तरीके से मुहिम छेड़ दी। तो आप भाखड़ा नंगल हो गया, नागार्जुन सागर हो गया, हीराकुंड हो गया, दामोदर वैली प्रोजेक्ट हो गया, तुंगभद्रा, ये सब उसी ज़माने के हैं। और यहाँ पर आप देखें स्टील प्लांट बन रहा है, भिलाई स्टील प्लांट। तो ये दोनों चीज़ों पे बड़ा थ्रस्ट था, तो ये फॉल्स हो गया, गलत हो गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये साहब हैं हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, और आज 14 अप्रैल है और इनका आज जन्म दिवस है। तो B.R. अम्बेडकर साहब जो थे, इनको हम आर्किटेक्ट मानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि जो प्रारूप कमिटी थी, यानी जो ड्राफ्ट बना रही थी, जो फाइनल जिसका खाका बन रहा था, फ्रेमवर्क बन रहा था, उसके चेयरमैन, उस कमेटी के चेयरमैन कौन साहब थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब ये केवल एक लॉयर नहीं थे, ये साहब एक इकोनॉमिस्ट भी थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये दलित नेता के रूप में उभरे, दलित लीडर के रूप में, और बड़ी रिस्पेक्ट है इनकी, बड़ी इज्जत है। और इन्हीं के कारण जो दलितों का जो आज रिजर्वेशन मिला हुआ है और बाकी जो उनके बारे में बातचीत होती है, क्योंकि इनको तो दबा के रखा गया था, और जिस तरीके से उठ पाए हैं आज, सब कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे लोगों की मेहनत से हुआ है। द सेकेंड 5-year प्लान वॉज फॉर्मुलेटेड इन, अभी मैंने आपको ये डेट बता दी तो गलत हो गया, 1956 में हुआ था सर ये पंचवर्षीय योजना। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1947 वॉज 38 करोड़, तो ये गलत हो गया। क्यों? अगर एग्जैक्ट अमाउंट बता दूं आपको तो 34.5, तो इसको आप 35 मान सकते हैं। इतनी करोड़ थी, यानी 345 मिलियन ये पॉपुलेशन थी। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। चलिए फिर इन द ब्लैंक्स करेंगे। हु असैसिनेटेड गांधी जी? अब एक हम कहते हैं ना, जो कट्टर लोग होते हैं, तो हिंदूवादी कट्टर जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, कट्टर होते हैं, और वो कुछ भी कर सकते हैं, वायलेंस का मतलब किसी को मार काट भी सकते हैं। तो उसमें थे नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे जो थे, नाथूराम कर दें इसको, नाथूराम गोडसे जो थे, उन्होंने हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी को गोलियां मारी थी। ऑन 26 जनवरी 1950 आवर डैश वॉज अडॉप्टेड। तो 26 जनवरी 1950, ध्यान रखिए 26 जनवरी जो है वो हमारा रिपब्लिक डे होता है। 15 अगस्त जो होता है वो हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है। तो जब संविधान लागू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी, तो कब हुआ? 1950 में। 1947 को हम आज़ाद हुए 15 अगस्त को, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, जबकि ये 1949 में बन गया था। ये चीज़ हो गई। अब ये जो 26 जनवरी है बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। कैसे आई? हुआ ये था कि 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है 29, और नेहरू साहब की लीडरशिप में, चेयरमैनशिप में, इसको कहा जाता है कि 1930 को, यानी कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। इसीलिए डेट यहाँ पर आई है। ध्यान रखिए कंफ्यूजन क्या है। कंफ्यूजन ये है कि 26 जनवरी हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, हमने लागू किया, और 15 अगस्त है स्वाधीनता दिवस, जब हमें एक्चुअल फ्रीडम मिली। तो ये सवाल जवाब होते हैं इस चैप्टर के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।